प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आज 17 सितंबर 2021 को उनका 71वां जन्मदिन है। राजनीति में उनका सफर तमाम उतार चढ़ावों से गुजरा है। बहुत से लोगों को यह जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर बीजेपी और संघ का एक आम कार्यकर्ता पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक कैसे पहुंचा। आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है, आज हम इस तमाम सवालों का जवाब खंगालने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। साल था 1987। भाजपा 84 के चुनाव में महज 2 सीटों पर सिमट गई और संगठन में सबको लग रहा था कि हार अटल के गांधीवादी रवैये के चलते हुई है। 1987 में तय हुआ कि अब हिंदुवादी धरे पर लौटा जाए और अलग अलग संघ कार्यकर्ताओं को पूरे देश में जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में नरेंद्र मोदी को गुजरात का संगठन मंत्री बनाया गया और फिर यूं शुरू हुआ एक मामूली से चाय बेचने वाले का देश की राजनीति में सफर। बाकी वक्तों में नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे थे और भाजपा का संगठन धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। आडवाणी की रथ यात्रा में पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी सारा कामकाज संभालते हुए सबकी नजरों में छा गए थे। उसके बाद अटल जी की सरकार आई, एक वोट से गिर गई। अगले चुनाव में अटल फिर से देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। इस बीच नरेंद्र मोदी गुजरात दिल्ली को साधे हुए थे। अब आती है एक शाम जिसने पूरे देश का इसका सबसे शानदार प्रधानमंत्री मिलने की नींव डाली। वह है 1 अक्टूबर 2001 का दिन। नरेंद्र मोदी किसी टीवी पत्रकार के दाह संस्कार में हिस्सा ले रहे थे। ठीक उसी समय उनके पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने मोदी को शाम में आकर मिलने का फरमान सुनाया। शाम को तय समय पर मोदी उनसे मिलने पहुंचे। इस मुलाकात में वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी से कहा, दिल्ली में पंजाबी खाना खाकर तुम काफी मोटे हो गए हो, फिर से गुजरात लौट जाओ। नरेंद्र मोदी को उस समय तक पता नहीं था कि उनका नाम गुजरात के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर तय कर दिया गया है। ऐसे में उन्होंने वाजपेयी से पूछा कि वहां जाकर करना क्या है। तब वाजपेयी ने उन्हें बताया कि उन्हें सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर वहां भेजा जा रहा है और सब कुछ एक पल में ही बदल गया। मोदी नए मुख्यमंत्री थे और मोदी युग की शुरुआत हो चुकी थी। 7 अक्टूबर के रोज नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2003 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे। गुजरात से सटे राजस्थान के जिले उदयपुर में नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए आए। मंच में उनके बगलगीर थी वसुंधरा राजे सिंधिया। हालांकि उस समय तक बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान से दूर रखे हुए था। जैसे ही वो मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए, नीचे खड़ी जनता की तरफ से नारा लगना शुरू हुआ, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। जाहिर था 2002 ने नरेंद्र मोदी को एक बहुत बड़ी आबादी के सामने हीरो बना दिया था। गुजरात का शेर, हिंदू हृदय सम्राट, ये वो शब्द थे जो राम मंदिर आंदोलन के समय लालकृष्ण आडवाणी के लिए इस्तेमाल होते थे। एक दशक बाद इस संबोधन का पर्याय बदल गया। वजह थी गुजरात दंगा। फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों को जिंदा जलाए जाने के बाद पूरा गुजरात दंगों की आग में झुलस गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में मारे गए लोगों की संख्या 1044 है, जबकि स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यह आंकड़ा 2000 से 2500 के बीच है। लेकिन नरेंद्र मोदी बाद में क्लीन चिट पा गए। इसकी कहानी आगे है। मोदी एक तख्ता पलट करके करिश्माई तरीके से गुजरात के मुखिया बन चुके थे, पर मोदी महज गुजरात के लिए नहीं आए थे। वो तो पूरे देश का विजन आंखों में लिए घूम रहे थे और 10 वर्षों के शासन के बाद वक्त था एक और तख्ता पलट का। साल था 2012। 2012 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सियासी गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अगले चुनाव में नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार होंगे। उनकी उम्मीदवारी की राह में एक आदमी डटकर खड़ा था। वह थे लालकृष्ण आडवाणी। वही आडवाणी जिसके लिए 1990 के दौर में मोदी मंच सजाया करते थे। आडवाणी 2009 में बीजेपी के चेहरे के तौर पर अपनी किस्मत आजमा चुके थे। उस समय उन्होंने खुद को पीएम इन वेटिंग कहा था, लेकिन यह इंतजार काफी लंबा हो गया। नरेंद्र मोदी बड़ी मजबूती से प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी जता रहे थे। बीजेपी संगठन में निचले स्तर के कार्यकर्ता उनकी उम्मीदवारी को लेकर उत्साहित थे, जबकि ऊपर के स्तर पर राय बटी हुई थी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में एक खेमा था जो अभी 85 साल के लालकृष्ण आडवाणी पर अपना दांव लगाने के लिए तैयार था। ऐसे में बीजेपी के भीतर की रस्साकशी काफी तेज हो गई और नरेंद्र मोदी अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं, ये बात उन्होंने बहुत पहले ही साबित कर दी थी। 8 जून 2013 लोकसभा चुनाव में महज 1 साल का वक्त बचा हुआ था। ऐसे में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह वही हुआ था जहां 11 साल पहले आडवाणी की शाह पर नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी का लगभग तख्ता पलट कर दिया था।
एक बार फिर से तख्ता पलट की सभी तैयारी पूरी कर ली गई थी। 8 जून की शाम बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, कल शाम तक आपको एक अच्छी खबर मिलने जा रही है, इंतजार करिए। और अच्छी खबर क्या थी आपको भी अंदाजा तो होगा ही। लालकृष्ण आडवाणी दिल्ली में अपने आवास पर थे। पार्टी की स्थापना के बाद यह पहला मौका था जब वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे थे। हवा का रुख भांपते हुए आडवाणी खेमे के नेताओं ने अपनी वफादारी बदलनी शुरू कर दी थी। आडवाणी की अनुपस्थिति पर सफाई देते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से कहा कि आडवाणी की तबीयत नासाज है और बीजेपी अपने किसी भी कार्यकारिणी सदस्य को मीटिंग में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। लेकिन माजरा तो कुछ और ही था। 9 नवंबर 2013 बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद प्रकाश जावड़ेकर एक बार फिर से मीडिया के सामने मुखातिब थे। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि नरेंद्र मोदी को आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का संयोजक बनाया गया है। यह अनाधिकारिक तौर पर मोदी की उम्मीदवारी का ऐलान था। इसके अगले ही मिनट से आडवाणी राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो गए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसके गवाह हम सभी हैं। पहली दफा जब जिम्मेदारी मिली तो मोदी के शब्द थे, आपने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने में शरीर का प्रत्येक कण और समय का प्रत्येक क्षण 125 करोड़ देशवासियों के लिए लगा दूंगा। वो आए तो सबने कहा आने दो देख लेंगे, उसने देखा तो सबने कहा देखने दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसने जीत लिया तो सबने कहा भारतीय लोकतंत्र का इतिहास नेपोलियन हिटलर को देख रहा है। लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह उसने वो पुरानी कहावत को सच करके दिखाया कि वो आया, उसने देखा और जीत लिया। 16वीं लोकसभा अपनी 16 कलाओं के साथ उस शख्स पर कुर्बान हो गई और 17वीं लोकसभा में तो उसने खुद को प्रधानमंत्री और निरंतर प्रधानमंत्री के दोराहे पर मूर्धन्य की तरह विराजमान कर दिया। पीएम नरेंद्र मोदी 71 साल के हो गए हैं। 17 सितंबर के दिन 1950 में उनका जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ था, जिसके बाद तमाम झंझावतों से जूझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर संभाली। लेकिन सफलता के ये क्षण मोदी की झोली में एक दिन में आकर नहीं गिरे हैं। उसके लिए उन्होंने भारत की जनता का वो भरोसा हासिल किया कि वही देश का भाग्य बदल सकते हैं। 125 करोड़ के इस देश ने अपना भाग्य उस भाग्य विधाता के नाम कर दिया जिसे नरेंद्र मोदी कहते हैं। संघर्ष की गलियों में अपनी तकदीर की लकीरों को अपने हाथों से संघर्ष की गलियों में अपनी तकदीर की लकीरों को अपने हाथों से बनाने बिगाड़ने वाला शख्स आज राजनीति की बुलंदियों पर खड़ा है। वो बता रहा है कि अगर हिम्मत हो और जुनून हो तो सारी कायनात आपकी मदद करने वो बता रहा है कि अगर हिम्मत हो और जुनून हो तो सारी कायनात आपकी मदद में जुट जाती है। नरेंद्र मोदी की कूटनीति का वो सिक्का है जिनका नरेंद्र मोदी भारत की कूटनीति का वो सिक्का है जिनका डंका दुनिया भर की चौपालों में बजता है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चीन से लेकर यूरोप तक नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली के प्रशंसक मौजूद हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। बाइडेन और जॉनसन जैसे बड़े नेताओं को पछाड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि बाइडेन और जॉनसन पीएम मोदी से काफी नीचे हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया है। टाइम द्वारा दिए गए मोदी के परिचय में कहा गया है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के 74 वर्षों में 3 प्रमुख नेता रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी। नरेंद्र मोदी तीसरे नेता हैं जो देश की राजनीति में प्रभावी हैं। बाकी अंत में एक बार फिर पीएम मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये कहानी हमारे लेकर आए थे अनुराग मिश्रा और मैं हिमांशु कुमार। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।